वेलकम बैक गाइस। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जो कि 10th क्लास के हम प्री बोर्ड साइंस पेपर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने पहले सेशन में देखा, इससे पहले वाले सेशन में हमने 35 क्वेश्चंस किए। अब इसके अगले वाले सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे प्री बोर्ड में, जो कि आपके बोर्ड वाले एग्जाम में काम आएंगे। एक बार देख कर जरूर जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड है। यहाँ पे ये इसे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे इसे ठीक कर लीजिएगा। इसे बोलेंगे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी। उभयधर्मी ऐसा ऑक्साइड होता है जो कि एसिड के साथ साथ बेस के साथ साथ भी रिएक्ट करता है, यानी ये दोनों ही करेक्टर शो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर देखा जाए, इसका आंसर जो हो जाएगा सी एकदम सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि सही पहचानना है आपने, सही मिलान कौन सा है। तो लोहा हवा में छोड़ने पर काला पदार्थ बनाता है क्या? नहीं। ठीक है। फॉर्म्स ब्लैक सब्सटेंस ऑन एक्सपोजर। मरकरी हाईली मैलेबल, बिल्कुल नहीं है। आघात वर्धनीय होती है मरकरी, बिल्कुल नहीं। ये तो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। गोल्ड लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वाह भाई वाह, बिल्कुल नहीं होता। तो ये भूल कर भी नहीं है आंसर। सोडियम मिट्टी के तेल में संग्रहित किए जाते हैं। सोडियम इज केप्ट इनटू द केरोसिन ऑयल, ये एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगर बाहर रखा जाएगा हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये क्या होगा? आग लग जाएगी इसमें। चलते हैं अगले सवाल। धावन सोडा। धावन से मुझे धवन याद आ गया, लेकिन यहाँ वो नहीं है। धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र यानी करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा ये है Na2CO3.10H2O। नाम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका जो सही नाम हो जाएगा, और ये सही फॉर्मूला हो जाएगा इसका, बिल्कुल याद कर लीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये चित्र दिखाया गया आपको कि ग्लास बना हुआ है और टेस्ट ट्यूब से कुछ बूंदें गिर रही हैं। पहला स्टेटमेंट, सॉल्यूशन इज हाईली इन्फ्लेमेबल यानी ज्वलनशील है। ठीक है, गलत जवाब। ज्वलनशील होता तो आपने परफ्यूम वगैरह यूज किया होगा, देखा होगा ऐसे आग जैसी कुछ संरचना बनी रहती है परफ्यूम पे, देखिएगा। ठीक है, ये ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल है। अगला स्टेटमेंट, सॉल्यूशन इज हाईली कोरोसिव इन नेचर सच वेरी हार्मफुल। हाँ, ये एकदम सही जवाब है भाई। ये जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, ये स्पेशली किस पे रहता है? एसिडिक सब्सटेंस जितने होते हैं या हाईली बेसिक सब्सटेंस जो होता है, उस पे निशान बना रहता है कि आपके हाथ पे या आपके स्किन पे गिरेगा तो हाईली कोरोसिव है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, इस विलेन का इस्तेमाल हाथ धोने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत है। यह विलेन विस्फोटक है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्सप्लोजिव नेचर का नहीं है। बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला सवाल, a warning sticker is usually pasted on an acid and base container. What does this sticker indicates? तो अभी पिछले ही सवाल में आपको बताया, ये स्टिकर दिखाता है कि सॉल्यूशन जो है हाईली कोरोसिव है नेचर में, इसलिए बहुत ही खतरनाक है ये। ठीक है, बी एकदम करेक्ट जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है, ये स्टेटमेंट असर्शन और रीजन का है, यानी स्टेटमेंट और रीजन का है। अगर स्टेटमेंट और रीजन दोनों करेक्ट होते हैं और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए लिखेंगे। दोनों ही करेक्ट है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेट नहीं कर रहा है, यानी स्टेटमेंट को, तो बी लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, तो सी लिखेंगे। अगर स्टेटमेंट गलत है और रीजन सही है,
फिर तो भाई साहब डी लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं 41 नंबर से। ऑन हीटिंग कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू वाइट। बिल्कुल हो जाएगा। CuSO4.5H2O होता है कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है। जैसे आप इसे हीट करते हैं तो यहाँ से जो 5H2O लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 5H2O लिखा हुआ है ये गायब हो जाता है, सिर्फ CuSO4 बचता है, तो वाइट कलर हो जाता है इसका। तो कलर तो चेंज हुआ ही ब्लू से वाइट। कॉपर सल्फेट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यानी इस हिसाब से हम देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर ए होना चाहिए कि स्टेटमेंट सही है, ठीक है, रीजन भी सही है और रीजन उसे क्या कर रहा है, सही बता भी रहा है, समझा भी रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज केमिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप मोमबत्ती को जलाते हो तो ये क्या होता है, मोम धीरे धीरे पिघलती है, गायब हो जाती है, बत्ती भी जलती है, छोटी हो जाती है, लेकिन कुछ मोम बच भी जाता है। यानी फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंज शो करता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अब जरा रीजन देख लेते हैं। इन केमिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। बोल रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यही तो गलती है, बल्कि नया पदार्थ बनता है। ठीक है, नया पदार्थ बनता है। तो रीजन हो गया, यानी इसका कारण हो गया गलत, कारण हो गया गलत। इस हिसाब से इसका जो हम ऑप्शन लगाएंगे वो सी ऑप्शन लगाएंगे। इस हिसाब से हम ऑप्शन सी लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 में बोलता है जाइलम ऑफ फ्लोएम वास्कुलर टिश्यू इन द प्लांट। यानी जाइलम ऑफ फ्लोएम पादपों में संवहन ऊतक होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, पानी को ले जाने के लिए और खाने को ले जाने के लिए होता है। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड इन अदर प्लांट्स। जाइलम फ्लोएम पानी, मिनरल और फूड ले जाने में हेल्प करता है। ये भी सही जवाब है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात आती है पहचानेंगे कैसे कौन फूड ले जाता है कौन पानी ले जाता है। तो जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है। ठीक है, अब फ से फ्लोएम होता है और फ से फूड होता है। ठीक है, अब जाइलम जो जल लेके जाता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी जड़ से सीधा एपेक्स तक लेके यानी चोटी तक लेके जाएगा प्लांट के, लेकिन वापस नहीं आता, चोटी से नीचे नहीं आएगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शन होता है। लेकिन फूड जब पत्तियों में बनता है, जो फ्लोएम होता है ये खाने को पत्ती के यानी पेड़ के सबसे ऊपर वाली जगह से लेकर के जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। यानी काफी ऊंचाई पे जब उड़ते हैं यात्रियों को आसमान काला दिखाई देता है। करेक्ट है भाई, ठीक है, एकदम सही। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट प्रोमिनेंट एट अ हाई एल्टीट्यूड। यानी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या पाएंगे कि धीरे 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 क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन एकदम कम होता जाता है। दोनों ही एकदम करेक्ट हैं और ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए एकदम सही जवाब हो। ठीक, अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट ये है नॉन मेटल ऑक्साइड नीले हो जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी नीले लिटमस को रेड कर देते हैं। अब इसकी थोड़ी सी जांच करनी पड़ेगी। जांच कैसी करनी पड़ेगी कि नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं भाई साहब। ठीक है, अम्लीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकार के होते हैं। और हर अम्ल जो होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो मेरे हिसाब से 45 का जो ऑप्शन लगेगा वो ए लगेगा। और आपके सामने में कुछ कॉमन नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिख देता हूँ। ये है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2
ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सब का पीएच लेवल 7 से कम होता है तो एसिडिक करेक्टर शो करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग में कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है किसी भी इंसान में वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, पारे का 120/80। अभी जो 120 पहला लिखा हुआ है ये है सिस्टोलिक। ठीक है, 80 जो लिखा हुआ है ये डायस्टोलिक है, यानी हार्ट से ब्लड जाएगा बॉडी में और बॉडी से आएगा हार्ट में। ठीक है, ये दोनों दिया रहता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है, वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय, यानी रंध्र के माध्यम से जो पानी निकल जाता है उसकी पूर्ति कैसे होती है। उसकी पूर्ति देखा जाए तो जाइलम करता है पत्तियों में, ये तो नहीं होगा भाई। ठीक है, फ्लोएम करता है तो फ्लोएम तो खाने से रिलेटेड नहीं होगा। वाटर एटमॉस्फेयर से ले लिया जाता है, बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस होता है जब, तो इस दौरान वाटर जितना लॉस हुआ रहता है वो वापस आ जाता है, तो सी इसका से बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल जो है, अगले सवाल में दिया हुआ है हार्ट बना हुआ है और पूछा हुआ है कुछ सवाल। ठीक है, हार्ट बना हुआ है, कुछ सवाल पूछे हुए। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रहा है भाई, एक बार ध्यान से समझ लीजिए। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये करता है, तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, वो होता है वेन। ठीक है, शिरा होती है वो, शिरा, शिरा। पल्मोनरी आर्टरी नहीं होती, वेन होती। हाँ, पल्मोनरी वेन होती है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। वेन होता तो करेक्ट हो जाता, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। चलते हैं दूसरे के पास। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखिए, टू लिखा हुआ है और टू ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन से युक्त खून इसी तरफ होता है रक्त। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, क्या बोलता है कि लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें इंग्लिश वाली तो यहाँ पे एक गलती मिलेगी आपको। यहाँ देखिए लेफ्ट दिया हुआ, और हिंदी वाले में देखें तो यहाँ पे राइट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिएगा तो यहाँ आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ राइट कर लेंगे। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है बॉडी से, यानी इसका जो आंसर आएगा 2 और 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा 2 और 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला जो सवाल है वो ये है कि द पार्ट ऑफ हार्ट एंड देयर फंक्शन इज गिवन इन 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स। नाउ रीड द स्टेटमेंट्स एंड टेल अस विच वन इज करेक्ट। पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, जैसे कि अभी बताया नहीं, पल्मोनरी वेन करता है वो। लेफ्ट वेंट्रिकल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में बिल्कुल भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी ये गलत हो जाएगा। थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सा सही मिलान है। अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरफ अगर चित्र में देखें तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम भी इधर ही होगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम भी इधर ही होगा और पल्मोनरी आर्टरी इधर है, तो यानी मेरे हिसाब से देखा जाए तो 2 ही एकदम करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम नहीं, यहाँ पे राइट एट्रियम कर लीजिएगा
तो ऑप्शन 2 और 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा तभी होगा। बाएं को दाएं बना लीजिएगा, दाएं बना लीजिएगा तब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है यदि निर्वात में प्रकाश की गति इतनी है और क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फाइंड करना है, जबकि स्पीड दी हुई है किसी और मीडियम में इतना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है C/V। ठीक है, C/V हो जाता है, जहाँ पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि आपको बता रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिख लेंगे 3 × 10⁸ बटे में लिखेंगे 1 × 10⁸। तो 10⁸ 10⁸ कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा। ठीक है, और 3 यहाँ देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, एकदम करेक्ट जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी 50वां क्वेश्चन। ठीक है, 50वां क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है, 50वें क्वेश्चन में भी गलती है, यहाँ होना चाहिए 51, लिखा हुआ है 50। An object is placed at a distance of 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 20। फोकल लेंथ है 20, तो क्या होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब देखिए ये बनाया हमने कनकेव मिरर और ये रहा फोकस। फोकस बोला हुआ है कितना है, फोकल लेंथ 20 है और हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं। अब पूछ रहा है बनेगा कहाँ, तो जब ऐसी कंडीशन होती है F और C के बीच में अगर होता है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ही ये कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, यानी बियॉन्ड सी बनेगा, यानी सी से परे बनेगा, यानी इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए दिया गया है सलाइवरी अमाइलेज यानी लार अमाइलेज क्या काम करता है, क्या काम करेगा बताइए। सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करेगा, ये काम करेगा स्टार्च का खंडन करेगा, यानी सामने इसका सही जवाब लिखा होगा। दूसरा क्या है, पेप्सिन क्या काम करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, अब लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज क्या काम करेगा, ये वसा का खंडन करेगा और HCl जो है अमाशय में रिलीज होता है। यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए K का 1 है, L का 2 है, K का 1 है, L का 2 है, और यहाँ ऑप्शन के हिसाब से अगर देखिए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन सबसे पहले किस पदार्थ में होता है। ठीक है, चाहे वायवीय हो चाहे अवायवीय हो, सबसे पहले बनता है इसमें पायरुवेट बनता है, पायरुवेट बनता है। 6 कार्बन के अणुओं में टूट जाता है, 6 कार्बन के अणुओं में टूट जाता है। उसके बाद यही पायरुवेट अगर अब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो इथेनॉल बना लेगा। यही पायरुवेट अगर लैक हो रहा है ऑक्सीजन, तब लैक्टिक एसिड बना लेगा। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है तो एनर्जी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द गिवन डायग्राम। यहाँ देखिए इंसिडेंट रे आया, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल ऑल लाई, ये रहा नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये है प्लेन। यानी इंसिडेंट एंगल जिस एंगल से आएगा और जिस एंगल पे जाएगा वो दोनों ही एंगल बराबर होंगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री का, तो आप यहाँ से एक नॉर्मल खींचिए और नॉर्मल जो एकदम बीचों बीच से जाएगा ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट देगा। ठीक है, 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 55 पे बोलता है अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में 80 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो इंसिडेंस एंगल क्या रहा होगा? तो इंसिडेंस एंगल 40 रहा होगा। सीधी सी बात है, आधा कर दीजिए। इसका आंसर सी है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है, A ray of light is refracted as per the following diagram in which medium the speed of light is more. देखिए, अगर किसी माध्यम से कोई लाइट आ रही है और वो झुक जाती है अभिलंब की तरफ, यानी ये माध्यम जो है कैसा है? ये माध्यम डेंसर है और ये माध्यम जो है रेयरर है। और डेंसर माध्यम में क्या होता है कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और रेयरर में क्या होता है, इंक्रीज होती है। इसमें पूछा है किसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा होगी माध्यम बी के अंदर, सबसे ज्यादा होगी माध्यम बी के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी माध्यम बी के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि when a ray of light is refracted from medium X to medium Y, यानी ये मैंने ग्लास स्लैब बना लिया और ये कोई मीडियम X है, ठीक है, और मीडियम Y ये रहा, ठीक। अब ये क्या हुआ, अभिलंब की तरफ अगर झुक जाता है, ठीक है, when a ray of light is refracted from medium X to medium Y, it bends towards normal. Which of the following medium is optically denser? इसका मतलब ये अगर Y है और Y में ये झुक गया है, इसका मतलब Y माध्यम जो होगा ये डेंसर है, ठीक है, Y माध्यम डेंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि a ray of light falls normally on the surface of a denser medium through rarer medium. The ray of light, अगर सीधा सा आपने पढ़ा होगा कि जब एक ग्लास स्लैब लिया जाता है, ग्लास स्लैब से अगर ये अभिलंब बनाया गया है और इसी अभिलंब से सीधे आप एक कोई रेखा लेके आओ इसके पैरेलल एकदम, तो होगा क्या? नॉर्मली अगर गिराते हो तो इसमें कोई भी रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सीधे सीधे पार कर जाएगी इसे, ठीक है, सीधे सीधे पार कर जाएगी। यानी इसका ऑप्शन के हिसाब से देखें, डू नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, इसका सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो है, अगला सवाल बोल रहा है कि ये आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, बोल रहा चित्र को ध्यान से देखिए। तो माध्यम x, माध्यम y और माध्यम z दिया हुआ। माध्यम x माध्यम y से संघनन है। हाँ भाई, माध्यम x ऐसे आ रही है लाइट, तो ऐसे चली जानी थी, ठीक है, ऐसे चली जानी थी लेकिन गई नहीं। इसका मतलब x जो है y से संघनन है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई है, यानी अभिलंब से दूर गई है। इसका मतलब ये ज्यादा ही, यानी अंग्रेजी में अगर बोले रेयरर मीडियम है, इंग्लिश में रेयरर मीडियम। तो ये कैसा मीडियम हो गया? ये हो गया डेंसर मीडियम, यानी सघन मीडियम, सघन मीडियम हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोबारा से जब यहाँ से पार होती है लाइट तो ये सीधा जाने की बजाय, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की ओर झुक रही है, यानी जेड भी क्या है, अगेन ये बन गया डेंसर मीडियम, ठीक है, ये बन गया डेंसर मीडियम। अब स्टेटमेंट को पढ़िए। माध्यम वाई सबसे विरल है। हाँ, अगर वाई की बात करें तो एक्स और जेड दोनों से विरल है, यानी रेयरर है। माध्यम जेड माध्यम वाई से संघनन है, यानी माध्यम जेड जो है वाई से संघनन है, बिल्कुल सही बात है। यानी इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है, 1, 2 एंड 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू 3 मीडिया, सेम उसी के जैसा सवाल दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, व्हेन इट एंटर्स टू द मीडियम वाई
फ्रॉम एक्स इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी दूर चली जाती है। यानी अगर ये एक्स है और यहाँ पे नॉर्मल खींचा है तो ये बोल रहा है कि दूर चली जाती है, और यहाँ कहीं नॉर्मल है। ठीक है, दूर चली जाती है। from enters to medium y, from x it moves away from its normal, when passes through medium z it moves towards its normal। जब z की ओर पास करती है तो इधर ऐसे झुक जाती है, यानी x है, y है और ये z है। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए। माध्यम x माध्यम y से सघन है, बिल्कुल सही है। माध्यम y सबसे विरल है, यानी रेयर है, बिल्कुल सही है। माध्यम z जो है, z माध्यम y से सघन है, बिल्कुल सही है। यानी इसमें भी 1 2 3 यानी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में दिया हुआ है, एक सबसे पहले तो आपके पास ये जो लेंस दिया हुआ है कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, यानी उत्तल लेंस दिया हुआ है। फोकल लेंथ इसका 2D है, 2D इसका फोकल लेंथ है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? नहीं, 2D फोकल लेंथ नहीं है, क्योंकि D जो यूनिट होती है ये होती है पावर। ठीक है, D यूनिट होती है पावर की, लेंस की। अब फोकल लेंथ इसका क्या होगा? फोकल लेंथ इसका नेगेटिव में होता है। ठीक, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव में होता है, इसलिए पावर जब हम निकालते हैं ये होता है 1/f, और f होता है यहाँ मीटर में, f होता है मीटर में। अब देखिए f बराबर जब निकालिएगा तो ये आएगा 1/2। अब 1/2 है मीटर में, यानी ये 1/2 का मतलब क्या? आधा। आधे का मतलब क्या है? आधे का मतलब ये हो गया -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका ए एकदम सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की बात की है, यानी अगेन यहाँ पे कनकेव लेंस की बात की है। 2D है तो इसी की तरह सॉल्व कर देंगे। -50 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है कि विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन नहीं है? नहीं है पूछा है। दे आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये गलत है। ठीक है, ये वाला हिस्सा गलत है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते इसको समझिए। इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर लिखा होता कि मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, तब तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता 4 वाला, यानी पिघली हुई अवस्था में, यानी पानी मिला रखा उस अवस्था में बिजली का प्रवाह करेंगे। लेकिन अगर बोले सिर्फ करेंगे, प्रवाह करेंगे बिजली के, अच्छे सुचालक होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 है क्या यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 और 3 करेक्ट है। तो कौन कौन सा गलत होगा? दूसरा और चौथा गलत होगा। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, दूसरा और चौथा गलत होगा। चलते हैं आगे। आगे आपको केस स्टडी दी गई, केस स्टडी में फटाफट पढ़ देता हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको पिछला वाला एक आंसर मिल जाएगा। एक छात्र ने यह जानने के लिए लवणों के क्रिस्टल शुष्क होते हैं, इस प्रयोग के दौरान उसने कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को परख नली में लेकर गर्म किया। कॉपर सल्फेट का रंग नीले से सफेद हो गया। ऐसा क्रिस्टल जल के ह्रास के कारण हो। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया होगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का सही रंग और सूत्र क्रमशः क्या है? तो सही रंग और सूत्र क्रमशः ऑप्शन नंबर सी है, मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि ऑन हीटिंग द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू, जब गर्म किया तो उसका कलर कैसा हो गया? नीले से हो गया सफेद। यानी क्या हुआ? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था वो निकल गया। अगला सवाल, क्रिस्टल ऑफ सम सॉल्ट्स आर कलरफुल, कुछ के क्रिस्टल जो होते हैं कलरफुल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि उनके अंदर पानी मौजूद होता है।
बाकी इन सब में से कुछ नहीं है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक नेचर की कोई लेन देन नहीं है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, क्रिस्टल जल की उपस्थिति से कलर शो होता है। अगला सवाल 67, ड्यूरिंग above experiment the student get while substance in the test tube on heating the student add 2 drop of water, पानी मिला देता है गर्म करने के बाद, तो होगा क्या, हल्का ब्लू हो जाएगा, यानी पेल ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, हल्का ब्लू कलर वो शो करेगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, अगली केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी क्या है, लॉस ऑफ वाटर in form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration, यानी पानी के निकलने को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द absorption and upward movement of water and mineral dissolve in it। ठीक है, it also helps in temperature regulation। अब पढ़ लेते हैं। the loss of water in the form of vapor फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन, इसकी पहली लाइन है। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट है। बी पढ़ लेते हैं, निम्न में से कौन वाष्पोत्सर्जन का कार्य नहीं है, यानी ट्रांसपिरेशन की वजह से वो चीज नहीं होती। तापमान का नियमन या रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होता है, लिखा हुआ है। जल की ऊपरीमुख गति में सहायक, यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल होता है। खनिज लवणों की ऊपरीमुख गति में सहायक, यानी मिनरल डिजॉल्व होते हैं, इसको ऊपर तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही। जल की नीचे की तरफ गति में सहायक, यानी डाउन की ओर, डाउन डायरेक्शन की ओर पानी को ले जाना, ये नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो काम नहीं करता है। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है कि विच टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट। पहले ही बताया था, जब वाटर की बात आएगी, ज मतलब जल, जा मतलब जाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन जनरली टेक प्लेस इन प्लांट्स थ्रू, ट्रांसपिरेशन होता है किसके जरिए, तो भाई एस्टोमेटा बने रहते हैं पत्तियों के अंदर, जो गार्ड सेल्स के जरिए गार्ड किए जाते हैं, ये ओपन कर दिए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, ताकि अतिरिक्त यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर की ओर निकल जाए, और उतना ही पानी निकलता है जितनी ज़रूरत होती है। अगली केस स्टडी दी गई है, when light traveling obliquely from one medium to another the direction of propagation of light in the second medium changes, यानी एक डायरेक्शन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट जाती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है लाइट की। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसी को ही अपवर्तन कहा जाता है। when light travels from air to water, हवा से पानी में जब जाएगी लाइट तो क्या होगा, अब हवा होता है रेयरर मीडियम, ठीक है, यानी विरल, और पानी होता है सघन यानी डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो ये हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। अगले सवाल पे, अगला सवाल ये है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल ये बताया हुआ था, एन बराबर होता है साइन ऑफ एंगल आई, ये और ये बटे साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, ये आई और आर ये कांस्टेंट होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है। यहाँ देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में इतनी होती है, ये कैसे आई, 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को जब सॉल्व किया गया तब ये तकरीबन 2.99 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड आए, जिसे हम 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड मान के चलते हैं। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है 1.5, वाटर का दे रखा है 1.33। किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होगी, सीधी सी बात है। तो पूछा है किसमें ज़्यादा होगी, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन